तो दोस्तों, आप सभी का मिशन मसूरी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम जो जीएस फाउंडेशन की एक तरह से हमारी जो क्लासें चल रही थी, उसी में आज पॉलिटी के अगले चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। और पॉलिटी के अंतर्गत इस चैप्टर से ज़्यादातर सवाल है। कई बार आपसे क्रिटिसाइज करवाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, और क्या इसका स्ट्रक्चर था, कैसे बना, इसको लेकर के प्रीलिम्स में भी बहुत इफेक्ट आते हैं, तो उनको भी आपको याद करते हुए चलना है। तो सबसे पहले आता है संविधान सभा की। अगर हम बात करें तो क्या है, अगर हम बात करें संविधान सभा क्या है, तो संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ, उसी के बारे में बातें चलेंगे। तो एक है सबसे पहले संविधान सभा। तो संविधान सभा जनरली कुछ नहीं, संविधान सभा निर्वाचित या मनोनीत लोगों का वह समूह जो संविधान के निर्माण के लिए गठन हुआ था, तो वो है संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, इतना ध्यान रखना है बस। क्या है, संविधान के निर्माण के लिए जनता द्वारा या नॉमिनेटेड सदस्य मिलकर के बनी हुई सभा को हम संविधान सभा की श्रेणी में रखे गए हैं। अतः संविधान सभा का उद्देश्य क्या था, संविधान का निर्माण करना। इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें क्या था, इसका उद्देश्य था संविधान का निर्माण। ठीक है, तो क्योंकि एक भारतीयों के लिए जो संविधान बनाया वो भारतीयों द्वारा बनाई गई संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए, ऐसा प्रोविजन था। सबसे पहले अगर बात बोले कि संविधान सभा के गठन की सबसे पहले मन में विचार किसके आया, तो 1922 में गांधी जी के वहां आया था। 1922 में मोहन एम के गांधी, तो मोहनदास करमचंद गांधी है, मतलब हमारे महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में सबसे पहले ये विचार आया 1922 में कि भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा बनाई जाए। विचार ये था कि एक संविधान सभा बनेगी ना, उसका गठन, उसका निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा। संविधान सभा किसके द्वारा होनी चाहिए, भारतीयों के द्वारा। तो ये गांधी जी ने सबसे पहले एक विचार आया। इसके बाद 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट, नेहरू कौन सा है, मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। तो नेहरू रिपोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, इस बात को एक्सेप्ट किया, इसी बात को स्वीकार किया कि हाँ, भारतीयों के लिए अगर संविधान बनाना है तो उसके लिए एक संविधान सभा होगी, और वह संविधान सभा भारतीयों ही द्वारा निर्मित या गठित की जाएगी। इसके बाद अगर संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा के बाद इस ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की बात एक्सेप्ट किस में की थी, ब्रिटिश सरकार ने इसको क्रिप्स मिशन में 1942 में क्रिप्स मिशन में किया। देखो कंफ्यूज में तो ना, संविधान के लिए प्रोविजन की पहली बार बात उन्होंने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में करी, कहाँ भारतीयों के एक संविधान गठन हम करेंगे, एक संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को पहली बार एक्सेप्ट किया गया था क्रिप्स मिशन के अंतर्गत 1942 में। और 1946 के अंतर्गत जो कैबिनेट मिशन आया, और जैसे कि हमने कल कैबिनेट मिशन को डिस्कशन भी किया था लास्ट वीडियो में, तो कैबिनेट मिशन में हर चीज को अच्छे से विस्तृत व्याख्या करी कि संविधान सभा का गठन किस तरीके से होगा। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसकी संपूर्ण प्रक्रिया बताई गई थी, डिटेल्ड प्रोसेस बताइए, इसके गठन की संपूर्ण प्रक्रिया बताई। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया बताई गई थी। ये थोड़ा सा जनरल व्यू था। संविधान का अगर निर्माण की हम बात करें तो ध्यान रखना, संविधान की जो अगर गठन की बात करें तो इसके सदस्यों की संख्या की हम सदस्यों को देखें तो देखो, सदस्यों की अगर बात करें, दो तरह के इसमें सदस्य थे, एक थे मनोनीत और एक थे निर्वाचित। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से थे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का कारण हम आपको बताएंगे आगे। किसके द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जो प्रांतों की विधानसभाओं थे, प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जिनका चयन किया गया था, के द्वारा वोटिंग की गई थी इनको, यानी कि अप्रत्यक्ष, जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं किया गया था। प्रांतों की जो विधानसभा है उन्होंने इनको निर्वाचित किया, और नॉमिनेटेड थे देशी रियासतों से। तो देशी रियासतों के थे वो नॉमिनेटेड थे, इनका गठन किया गया था। इनको नॉमिनेट किया जाता था यहाँ का जो राजा या सम्राट होता था, हेड होता था यहाँ का, उसके द्वारा। ठीक है ना, तो देशी रियासतें और ये हो गया, और ये निर्वाचित होते थे भारतीय प्रांतों के जो ब्रिटिश के अधीन थे।
इस तरीके से इसके सदस्यों को चुनाव किया गया था। इसका निर्माण की अगर हम प्रोसेस देखें तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर, अगर निर्माण को देखें पूरा निर्माण क्या हुआ तो इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट बैठक हुई, फर्स्ट सेशन हुआ इसका। और हुआ क्या था कि देखो अभी तक ये सदस्य थे, ध्यान रखना दो चीज होती है, एक तो संविधान सभा के सदस्य और होना एक अलग बात है। तो संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए, जैसे कि आज संसद के सदस्य बनने के लिए आपको शपथ लेनी पड़ती है, जब तक आप लोकसभा के सदस्य की शपथ नहीं लेंगे तब तक आप लोकसभा के मेंबर नहीं माने जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जब तक आप शपथ नहीं लेंगे संविधान सभा के सदस्य के, शपथ नहीं लेंगे संविधान सभा के सदस्य के रूप में, तब तक आपको संविधान सभा का सदस्य नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इन सदस्यों को शपथ, और ध्यान रखना अध्यक्ष का चुनाव कौन करेंगे, संविधान सभा के सदस्य ही मिलकर के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। लेकिन संविधान की सभा के सदस्य है ही नहीं अभी तक, क्योंकि कब बनेंगे वो, तब शपथ होगी तब। तो शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में, अस्थायी स्पीकर के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान रखना कब, 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष। अब आपको समझ में आ गया अस्थायी अध्यक्ष का प्रोविजन क्यों किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष का प्रोविजन, जो सदस्य चुन के आए थे, चाहे नॉमिनेटेड होकर आए थे, उनको सदस्यता दिलाने के लिए, उनको औथ दिलाने के लिए क्या किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और किसको बनाया गया था इसको लेकर प्रीवियस सवाल आते हैं, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा। अगर हम बात करें भारतीय संसद में तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है सेम इसी तरह का प्रोविजन उसमें होता है। ये 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनाए, फिर इसने शपथ दिलाई, और फिर उसके सदस्यों ने स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया था, ये ध्यान रखना, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बताया संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष थे। और संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो बी एन राव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। इसका बहुत ही ज़्यादा भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही, बहुत टैलेंट, बहुत एक्सपर्ट और बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे। और इन्हीं के देख रेख में, इन्हीं की सलाह पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे और ये संवैधानिक सलाहकार थे, इसको नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। और इसकी पहली बैठक है वो 11 दिसंबर को हुई थी। उसके बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे उसके बाद, और 13 दिसंबर को क्या हुआ था, 30 दिसंबर 1940 को नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो हमारा प्रीएम्बल है, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं, इसको पेश किया गया था। 30 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम प्रीएम्बल बोलते हैं, सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना। तो ये जरूर फैक्ट है। इसके बाद लगभग 22 जनवरी के समथिंग अगर हम बात करें, 22 जनवरी के पारित हो गई थी, 22 जनवरी 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव है पारित कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ये संविधान का बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्या चीज़ हुई। इसके अलावा अगर हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली को देखें, आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसी है, क्या सिस्टम था, डिसीजन वहाँ पर कैसे लिए जाते थे, इसको लेकर। तो संविधान सभा की अगर हम कार्यप्रणाली को देखें तो इस पर बड़ी आलोचना भी होती है। आलोचना सबसे पहले एक जो संविधान विशेषज्ञ है ग्रैन्युल ऑस्टिन ही करते हैं। ग्रैन्युल ऑस्टिन ने एक बड़ी बात अच्छी बोली है। वो कहते हैं कि संविधान के निर्माण में, या संविधान का जो गठन किया जा रहा था, निर्माण किया जाता था, उसमें केवल और केवल 4 व्यक्तियों की ही भूमिका थी। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना, और पटेल। इन 4 व्यक्तियों ने ही संविधान में संवैधानिक भूमिका निभाई थी। ये बात बोली थी ग्रैन्युल ऑस्टिन ने। इसमें इसने तर्क क्या दिया, ये बोला कि ये चारों किससे हैं, कांग्रेस से, ठीक है ना। और संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य किसके हैं, कांग्रेस के। तो चल रही किसकी, इन्हीं की। तो इसलिए बोला कि संविधान सभा में ये चारों कांग्रेस के सदस्य हैं और कांग्रेस का ही बहुमत है, तो इन्हीं का ही तो भूमिका रही। यह ग्रैन्युल ऑस्टिन के द्वारा संविधान सभा पर एक तरह से लांछन लगाया गया था कि भारतीय संविधान सभा में किस और नहीं थी बल्कि संविधान सभा कांग्रेस ही थी। इसलिए इसने डॉक्टर अंबेडकर की जो भूमिका है उसको बोला कि अंबेडकर की भूमिका ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी चलती ही नहीं थी, क्योंकि वो अलग पार्टी का सदस्य था और उसकी पार्टी का बहुमत भी नहीं था, कांग्रेस का वहाँ बहुमत था। इस आधार पर संविधान सभा की कार्यप्रणाली की आलोचना की जाती है, लेकिन ये आलोचना पूर्ण रूप से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में जो डिसीजन लिए जाते थे वो डिसीजन आम सहमति से लिए जाते थे। ध्यान रखना, आम सहमति बहुत अलग बात है, जनरल कंसेंट बोलते हैं इसको। देखो, आम सहमति और बहुमत में अंतर होता है।
बहुमत का मतलब है अगर 100 सदस्य, एक होता है बहुमत, ये इस डिफरेंस को थोड़ा समझना, एक होता है बहुमत और एक होती है जनरल कंसेंट। बहुमत में क्या होता है कि जैसे अगर 100 सदस्य है तो 50% प्लस 1, ये अगर किसी पक्ष में चले गए तो वो पारित हो जाएगा। और आम सहमति का मतलब है 100%, और जब डिसीजन 100% से लिए जा रहे हैं तो उसमें अंबेडकर की भूमिका भी शामिल है। अर्थात भारतीय संविधान में केवल और केवल कांग्रेस की नहीं बल्कि अन्य दलों की भूमिका है, क्योंकि सारे डिसीजन आम सहमति से लिए जाते थे। और यही भारतीय संविधान सभा का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। भारतीय संविधान सभा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उसमें डिसीजन जनरल कंसेंट से लिए जाते थे, आम सहमति से लिए जाते थे। अर्थात 100%, जब तक 100% मेंबर जब तक उस बात पर सहमति दर्ज नहीं करते तब तक डिसीजन नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बात थी, अर्थात सबका सहमति उसमें ली जाती थी। इसलिए ग्रेनविल ऑस्टिन की इस आलोचना का क्या कर सकते हो आप, खंडन कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कांग्रेस की थी तो बोला गलत है, क्योंकि हाँ सदस्यों की संख्या कांग्रेस की जरूर ज़्यादा थी, लेकिन उसमें अन्य दलों के भी सदस्य थे और उनकी भी सहमति ली जाती थी। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस, आपको पता है कांग्रेस गैर कांग्रेसी सदस्य भी इसमें शामिल थे। ठीक है ना, गैर कांग्रेस सदस्य में जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गैर कांग्रेस का था, सी राजगोपालाचारी शायद वो भी गैर कांग्रेस का था। और इसके अलावा इसमें ध्यान रखना सारी विचारधाराओं के सदस्य शामिल थे, सारी विचारधाराओं। देख अब मैं बताता हूँ कौन कौन। अगर हम बात करें गांधीवादी तो गांधीवादी के भी लोग थे इसमें। अगर मैं बात करूँ समाजवादी तो नेहरू जी थे इसमें समाजवादी। इसमें उदारवादी भी थे। तो मतलब सारी विचारधाराओं के लोग इसमें शामिल थे। अर्थात भारतीय संविधान सभा में किसी प्रकार की पक्षपात वाली भावना नहीं थी। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान में अगर आप देखोगे तो भारतीय संविधान में सारी विचारधाराओं का समावेश पाया जाता है। चाहे हम बात करेंगे उदारवादी, फंडामेंटल राइट इसी से प्रेरित है। चाहे बात करेंगे हम डीपीएसपी तो इसमें भी है, डीपीएसपी में गांधी जी भी है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था। इसलिए भारतीय संविधान सभा की जो प्रकृति है वो बहुत अच्छी तरीके। इसलिए अगर आप लोग पूछे कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, क्योंकि पहली विशेषता तो यह है, स्पेशलाइजेशन पहली तो यह है, पहली तो यूनिक यह है हमारी संविधान सभा कि वो सारे डिसीजन किससे लेती थी, कंसेंट से लेती थी। दूसरी यूनिट यह है कि उसमें सारी विचारधाराओं का समावेश किया जाता था। तीसरी बात यह है कि उसमें सारे डिसीजन तर्क के आधार पर लिए जाते थे, किसी पक्षपात के आधार पर नहीं लिए जाते थे। अगर किसी सदस्य ने कोई बात बोली है तो उस पर डिस्कशन होता था, बहस होती थी, और जब तक बात उचित तर्क तक नहीं पहुंचती थी तब तक कोई डिसीजन नहीं लिया जाता था। इसलिए भारतीय संविधान एकदम ट्रांसपेरेंस बना, इसमें कोई पक्षपात वाली भावना ज़्यादा नहीं दिखी गई। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा संविधान सभा या क्या नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का नेचर क्या था। तो प्रकृति को अगर देखें तो कई बार बोलते हैं कि भाई देखो प्रकृति की अगर बात करें तो कुछ लोग ये क्या है, निर्वाचित एवं आंशिक मनोनीत थी। ध्यान रखना, निर्वाचित ऑब्वियसली निर्वाचित एक आंशिक मनोनीत थी, आंशिक मनोनीत। अब ये तो मैंने आपको बताया था। देखो ब्रिटिश प्रांत है वहां से तो इनका इलेक्शन हुआ था, और इलेक्शन किसके द्वारा किया गया था, जो विधानसभा थी उनके सदस्यों के द्वारा इनको इलेक्टेड किया गया था। तो ब्रिटिश प्रांतों से थे निर्वाचित सदस्य। और जो हमारी देसी रियासतें हैं, इनसे थे ये कौन से, नॉमिनेटेड, क्योंकि इनके सम्राट इनके राजाओं के द्वारा इनको क्या किया जाता था, नॉमिनेटेड किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज थी इसमें। तो निर्वाचित और आंशिक मनोनीत सदस्य थे ये। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ये विविधतापूर्ण थी, हमारी जो संविधान सभा है वो विविधतापूर्ण थी। पहली बात तो विविधता इसलिए थी क्योंकि एक कांग्रेस ही खुद विविधतापूर्ण थी, कांग्रेस ही विविधतापूर्ण थी। कांग्रेस के सदस्य संख्या ज़्यादा था लेकिन कांग्रेस विविधतापूर्ण थी। इसमें जाति, धर्म और भाषा, सारी भाषाओं के लोग ही कांग्रेस में ही शामिल थे। तो पहली बात तो कांग्रेस का बहुमत ज़्यादा था और उसमें खुद में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। ठीक है, दूसरी बात इसमें गैर कांग्रेसी सदस्य भी थे। कौन कौन से थे, जैसे अगर गैर कांग्रेसी सदस्यों की बात करें तो डॉक्टर अम्बेडकर गैर कांग्रेसी थे इसमें, तो अर्थात अम्बेडकर कांग्रेस के नहीं थे इस टाइम। डॉक्टर राधाकृष्ण ये भी कांग्रेस नहीं थे, आपको पता है। और केटी शाह ये भी कांग्रेस नहीं थे। अर्थात आपको एग्जाम्पल देना हो कि पूरी तरह अगर किसी खंडन करना है कि ये कांग्रेसी थी तो आपको बोलना है गलत तरीके से कांग्रेसी नहीं थी। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर क्रिटिसाइज होती है कहीं पर, आपसे कोई क्वेश्चन कोई क्रिटिसाइज करता भी है आपसे बात करने में, या कोई क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको उसको जस्टिफाई करना है कि ये पूरी बात सही नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ही, हम मानते हैं कि कांग्रेस का ही बहुमत था, लेकिन कांग्रेस अपने आप में ही डाइवर्सिटी थी। और दूसरी बात, क्योंकि कांग्रेस डाइवर्सिटी क्यों, क्योंकि कांग्रेस पूरे भारत के हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन उस टाइम कर रही थी।
और साथ साथ में उसमें गैर कांग्रेसी सदस्य भी थे, और वो इसके अलावा सारी विचारधाराओं के सदस्य भी इसमें शामिल थे। ठीक है ना। एक चीज इसमें नीचे दिख रही, मार्क्सवादी और साम्यवादियों ने संविधान सभा का बहिष्करण किया। अब आपसे पूछा जाए कि क्या कारण थे मार्क्सवादी और साम्यवादी, दोनों है तो एक ही है, इन्होंने संविधान का बहिष्करण क्यों किया, संविधान सभा का बहिष्करण क्यों किया? क्योंकि ध्यान रखना, अगर आपने मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ी है तो उसमें मार्क्स ने बोला है कि समाज में परिवर्तन कानून के माध्यम से नहीं, साम्यवादी ने, मतलब ये लिख देता हूं मैं, साम्यवादी ने क्यों बहिष्कृत किया? तो बोले समाज में परिवर्तन कानून के माध्यम से नहीं बल्कि क्रांति के माध्यम से होता है। और ध्यान रखना, जो नक्सलवाद है उसी विचारधारा पे है। वो संविधान को नहीं मानते, वो सरकार को नहीं मानते, वो कहते हैं, इनका मानना था कि ये संविधान सभा में बैठे हुए लोग हैं, ये तो पूंजीपति है, ये अपने हिसाब से ही संविधान को बनाएंगे, ये ऐसे प्रोविजन इसमें जोड़ेंगे जो केवल इन्हीं के हित में होगा, ये कभी भी समाज के निम्न वर्ग, वंचित वर्ग को ज्यादा बहुमत नहीं देंगे। हालांकि एक बात ध्यान रखना, दुनिया में मार्क्स ही एक ऐसा विचारक हुआ जिसने सच्चाई को ही प्रेजेंट किया, और मार्क्स की हर बात आज भी रिलेवेंट है। उसने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जो रिलेवेंट नहीं है। मार्क्स की बात आज भी सही है। आप आज किसी भी देश की शासन प्रणाली देख लो, उस देश की शासन प्रणाली में एलिट वर्ग की भूमिका होती है, उच्च वर्ग ही उसमें भागीदार होता है, समाज का वंचित वर्ग उसमें पूर्णतः भागीदार नहीं होता। अगर हम आज बात कर रहे हैं, आज बात कर लेते हैं हम, चलो ST SC को रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन ST SC में वही व्यक्ति को फायदा मिल रहा है जो खुद अपने आप में एलिट है, अपने आप में उच्च है। अब इसलिए ये बात सही है, इसलिए इनका मानना था कि कोई भी शासन प्रणाली कभी पूर्ण डेमोक्रेसी या पूर्ण समानता की स्थापना नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें हमेशा एलिट वर्ग की ही भूमिका ज़्यादा होती है, उच्च वर्ग की भूमिका ही ज़्यादा होती है। इसलिए आज भी नेक्स्ट स्लाइड ये बात सही भी है, देखो नहीं कह रहा, नेक्स्ट स्लाइड का जो उनका तरीका है वो तो गलत है, हिंसक क्रांति तो बहुत गलत है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड की जो थोड़ी सी आइडियोलॉजी उनका उद्देश्य सही है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड ने ये बात सही बोली कि जब तक भाई आप किसानों के लिए अधिकार नहीं देंगे, जब तक वहाँ के लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, तो फिर डेमोक्रेसी किस बात की। तो इसी से ये चीज़ें नक्सलवाद जनरेट हुआ, और कहीं ना कहीं नक्सलवाद का फायदा फिर कुछ लोगों ने उठाया और उन्होंने इसको गलत डायरेक्शन दे दिया। शुरू में नक्सलाइट आंदोलन है वो फार्मर मूवमेंट के लिए हुआ था, लेकिन बाद में इसको गलत डायरेक्शन दे दिया गया था, वो अलग बात है। तो इसलिए समाजवादी और मार्क्सवादी अगर आपसे पूछे तो संविधान सभा में वो सदस्य नहीं थे, क्योंकि वो कभी संविधान का निर्माण चाहते ही नहीं थे। ठीक है ना। तो यह आपकी चीज में समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं संविधान सभा के जो विवाद है जिनकी आलोचना की जाती है। तो संविधान सभा की आलोचना क्या की जाती है, उनको हम एक एक को जस्टिफाई करते हुए चाहेंगे कि आलोचना पूरी तरह खराब है, एक एक आलोचना को खंडित करते हुए चलेंगे। तो पहले उसकी आलोचना देखते हैं, फिर उसका खंडन देखेंगे। तो संविधान सभा की संबंधित विवाद या आलोचना, हम बोल सकते हैं विवाद या आलोचना कैसे करते हैं लोग करने वाले। ठीक है। पहली बात तो लोग बोलते हैं कि संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। मैं CA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होता है, तो संविधान सभा तो पहली है संविधान सभा है वो संप्रभु नहीं थी। ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले, क्योंकि इनका तर्क यह है कि इसका गठन कब हुआ था, ब्रिटिश काल में, जब हम ब्रिटिश के अधीन थे, ब्रिटिश काल में। और किससे हुआ था, कैबिनेट के माध्यम से, कैबिनेट मिशन के माध्यम से। और कैबिनेट मिशन कहां से आई, संसद से आई थी, ब्रिटिश शासन से। तो इसलिए इन्होंने बोला कि संविधान सभा तो संप्रभु है ही नहीं। अरे वो संविधान सभा जब गठित हुई तो वो तो ब्रिटिश के अधीन थी, तो कैसे संविधान सभा भारतीयों के अकॉर्डिंग डिसीजन दे पाएगी, क्योंकि उसका गठन ही किसके अकॉर्डिंग हुआ था, ब्रिटिश के अकॉर्डिंग हुआ था। इसलिए इन्होंने एक तो इसकी आलोचना ये की है ना। तो देखो इन्होंने बोला कि इसकी दूसरी बात अगर इन्होंने आलोचना की है कि वह केवल और केवल कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन थी, ये भी आलोचना की जाती है, उसमें केवल और केवल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व थी। वो केवल, अगर हम कई लोगों ने तो बोला कि संविधान सभा कहने से अच्छा है कांग्रेस सभा बोल दो उसको, तो वो केवल और केवल कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन थी। और दूसरी बात, वह पूरी जनता का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही थी, पूरी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि इसमें 28% ही मतदाताओं का वोटिंग थी, बाकी तो नॉमिनेटेड हुए कुछ तो, और बाकी मतदाता इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि आपको पता है सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था।
अब लेकिन ये आलोचना को अगर आपसे बोले कई बार आपके कोई देखो यही होता है, तर्कों के साथ खंडन करो। हाँ बात सही है, क्योंकि अगर मैं आलोचना करूंगा मैं कहूंगा भाई कांग्रेस की थी, क्योंकि कांग्रेस के सदस्य थे, तो अन्य सदस्यों की चलेगी नहीं उसमें। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं, क्योंकि एक एक को खंडन करते हैं। हम कहेंगे कि देखो भारतीय संविधान सभा संप्रभु थी, भारतीय संविधान सभा संप्रभु थी। यह बात सही है कि संविधान सभा का गठन ब्रिटिश काल में हुआ था, लेकिन ध्यान रखना इसकी गठन की प्रक्रिया पूरी भारतीयों के अकॉर्डिंग थी, पूरी प्रक्रिया भारतीयों के अकॉर्डिंग थी, पहली बात तो। और दूसरी, जब नेहरू जी ने 13 दिसंबर को जो उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था, उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया, जैसे हमारे आज प्रीम्बल है उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया कि इंडिया इज ए सॉवरन कंट्री, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, अर्थात हम आंतरिक और बाह्य रूप से एकदम इंडिपेंडेंट हैं। अर्थात संविधान सभा जो डिसीजन लेगी वो एकदम इंडिपेंडेंट होंगे, एकदम बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के होंगे और एकदम संप्रभु होंगे। इसलिए ये बात सही है, इसलिए आलोचना सही नहीं है कि भारतीय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, बिल्कुल संप्रभु थी, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा जितने भी डिसीजन लिए जाते थे वो अपने लेवल पर लिए जाते थे। और दूसरी बात, ब्रिटिश उसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे, ध्यान रखना। और आपको पता है कि ये बात सही है कि ब्रिटिश सरकार लाई गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने लगभग भारत को पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर कर दी थी, तब तक राजनीतिक शक्ति हस्तांतरण कर दी, ठीक है ना। तो इस कारण से ये बात गलत है कि भारतीय संप्रभु नहीं था, ये बात गलत है। संविधान सभा बिल्कुल संप्रभु थी, ये आलोचना बिल्कुल खंडित कर सकते हो। दूसरी आलोचना है कि कांग्रेस की थी, तो बोला पहली बात तो कांग्रेस खुद ही विविधतापूर्ण थी, ठीक है। दूसरी बात, इसमें गैर कांग्रेसी सदस्य भी थे, जो मैंने बता दिया आपको। और तीसरी बात, इसमें डिसीजन आम सहमति से लिए जाते हैं। जब डिसीजन आम सहमति से लिए जाते हैं तो चाहे 99 व्यक्ति कांग्रेस को हो, लेकिन एक व्यक्ति जो विपक्ष का है उसकी भी बात चलेगी, अर्थात उसका भी रिप्रेजेंटेशन इसमें था, ये बात ध्यान रखना। इस आधार पर आपको खंडित करना है कि संविधान सभा कांग्रेस की नहीं, बल्कि संविधान सभा तो सभी की थी, इसमें सारी विचारधाराओं, सारे पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन और इनकी कंसेंट शामिल थी। इसके अलावा बोला जाता है कि इलेक्शन नहीं किया गया था। देखो परिस्थिति ऐसी थी कि इलेक्शन होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि देखो 1946 में संविधान सभा गठन होना था, क्योंकि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, और कैबिनेट मिशन की अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ द कैबिनेट मिशन संविधान सभा का हमें गठन करना था। लेकिन हम संविधान सभा का गठन नहीं कर पाए प्रत्यक्ष रूप से। क्यों नहीं कर पाए प्रत्यक्ष रूप से? क्योंकि चुनाव संभव नहीं थे, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों का चुनाव नहीं कर पाए। अब क्यों? क्योंकि ये बात आपको भली भांति पता है कि 1946 में भारत की सिचुएशन क्या थी। 1946 में अगर भारत की सिचुएशन देखें तो नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे। दूसरा, मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन प्लान, मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसने हिंसा चालू की थी, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई, क्योंकि इसमें हिंसा हुई और हिंसा के दौरान चुनाव कराना तो पॉसिबल था ही नहीं। और तीसरी बात अगर बात करें तो भारत में विभाजनकारी प्रवृत्ति बढ़ रही थी, तो ऐसी स्थिति में चुनाव कराना तो पॉसिबल था ही नहीं, और संविधान बनाना बहुत जरूरी था। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों को इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से रखा गया। लेकिन ये बात सही है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन किया गया तो वो जिन्होंने जो प्रांतों की विधानसभाओं ने इनको चुना, वो भी तो कोई संविधान सभा के ही सदस्य, उनको भी तो जनता के द्वारा इलेक्टेड किया गया, तो इनडायरेक्ट रूप से तो जनता के इलेक्टेड मेंबर ही थे। और तीसरी बात, चाहे जनता के 28% वोटरों ने इनको वोटिंग की करी, लेकिन भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने डिसीजन लेते टाइम समाज के 100% व्यक्तियों की इच्छाओं को ध्यान में रखा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान सभा की जो तीनों आलोचनाएं की जाती है उनका हम खंडन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप एक बार देख लेना। इसके बाद ये संविधान सभा के बारे में हमारा लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं। संविधान सभा को लेकर के इसलिए इतना क्यों समझाया, क्योंकि कई बार इसकी आलोचना से संबंधित सवाल जनरल क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एक एक आलोचना खंडित करते हुए अपना पक्ष मजबूत करना है, यही बात है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान पर आंतरिक और बाह्य इफेक्ट ज्यादा पड़े हैं। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है
कि भाई भारतीय संविधान, हर किसी संविधान पे डोमेस्टिक जो उसकी मतलब उसकी घरेलू परिस्थितियां हैं और कुछ बाह्य परिस्थितियां हैं, दोनों पर इफेक्ट भारतीय संविधान पर पड़ता है। लेकिन भारतीय संविधान पूरी तरह आंतरिक परिस्थितियों से ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए जितने भी प्रोविजन अपनाए गए वो आंतरिक परिस्थितियों के आधार पर ही अपनाए गए। जैसे अगर आंतरिक परिस्थितियां कौन सी, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम कि संविधान पर प्रभाव। पहला आंतरिक प्रभाव अगर हम देखें तो आंतरिक प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव था, आपको पता है कि भारत का समाज कैसा था, विषमतापूर्ण। समाज का ढांचा एक तो विषमतापूर्ण, पद सोपानिक यानी कि हायरार्की थी, उच्च नीच थी, और अस्पृश्यता युक्त था। अगर ये भारतीय संविधान में नहीं होते, भारतीय समाज में नहीं होते, तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इन्हीं स्थितियों के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में समता का अधिकार जोड़ा गया। पढ़ा ही नहीं पड़ा प्रभाव। अगर आपसे कोई पूछे कि समाज संविधान को प्रभावित करता है, तो आपको एग्जाम्पल देना है, बिल्कुल प्रभावित करता है। भारतीय समाज चूंकि पद सोपानिक है, विषमतापूर्ण है, इसलिए भारतीय संविधान में इक्वल राइट टू इक्वलिटी को लाया गया है। ठीक है ना। या आर्टिकल 17 को क्यों लाया गया, अस्पृश्यता को अंत करने की। अरे अगर अस्पृश्यता अनटचएबिलिटी समाज में होती ही नहीं तो आर्टिकल 17 को जोड़ने की जरूरत पड़ती ही नहीं। ठीक है ना। अर्थात हमारी घरेलू सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि यह आर्टिकल हमें जोड़ने पड़े। इसके अलावा हमको पता है भीषण सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उस दौरान। अब जब जिस समय संविधान बन रहा था उसी समय दंगे हो रहे थे, तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य तो डर गए थे, इसलिए वो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकना चाहते थे कि घटना ना हो, इसलिए धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। और धार्मिक सहिष्णुता की नीति के अकॉर्डिंग, है ना, उन्होंने सेकुलरिज्म को अपनाया था। ये एक चीज और आपको बता दूं, इस बार यूपीएससी में सवाल आया था कि भारत जब लागू हुआ था उस टाइम उसकी सिचुएशन क्या थी। ठीक है ना। भारतीय संविधान की यूपीएससी में सवाल आया था कि भारत एक लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य था, एक ऑप्शन दिया था। तो देखो अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान जब बना था ना, तभी वो धर्मनिरपेक्ष भी था, तभी समाजवादी था। हालांकि एक टर्म है जो हमारे प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत लोगों से गलत हुआ, मैं भी उसको गलत करके आया था। उसका सही उत्तर यह है कि भारत जब मूल संविधान बना तभी भारत संप्रभु भी था, तब भारत गणराज्य भी था, तब भारत सेकुलरिज्म भी था और सोशलिज्म भी था, क्योंकि भारतीय संविधान में सारे प्रोविजन पहले से ही विद्यमान थे। इसलिए अगर पूछे तो मूल संविधान में सेकुलरिज्म था, लेकिन जब शब्द की बात करें प्रियम्बल में तो 42 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब दंगे नहीं होते तो हमें सांप्रदायिक ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हम समझ गए कि अगर हम किसी एक धर्म को आगे बढ़ाएंगे दूसरे धर्मों के साथ अत्याचार होगा, शोषण होगा, और इसीलिए हमने क्या अपनाया, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, ताकि समाज में धर्मनिरपेक्षता बनी रहे। और आपको पता है अगर ये अगर विभाजन वाली स्थिति नहीं होती, विस्थापित नहीं होती, विभाजन नहीं होता, तो हम नागरिकता के इतने प्रोविजन हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कहते हैं जो भारत में है भारतीय नागरिक, बस इस स्टेटमेंट को हमें आर्टिकल भाग 2 को आर्टिकल 5 to 11 बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हमारा विभाजन नहीं होता, विभाजन ने हमें नागरिकता के प्रोविजन जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अर्थात भारतीय संविधान घरेलू परिस्थितियों से पूर्णतः प्रभावित था। इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट में उपद्रव होते, तो नॉर्थ ईस्ट को शांत करने के लिए, उन उपद्रवों को शांत करने के लिए हमारी जरूरी हो गई कि हम उनको कुछ विशेष सुविधा दिए। इसलिए आप बोलेंगे आर्टिकल 370 में जो स्पेशल प्रोविजन है, हालांकि वो बाद में जोड़े गए थे 1956 में, लेकिन वो प्रोविजन कहीं ना कहीं इसी चीज से प्रभावित थे। ठीक है। तो जो 371 के जो स्पेशल प्रोविजन है, हालांकि जोड़े गए तो बाद में थे, 7th अमेंडमेंट आया था उसमें, लेकिन इफेक्ट तो इसी दौरान से थे। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर में कबीलाई आक्रमण नहीं होता तो अनुच्छेद 370 को जोड़ने की ही जरूरत नहीं पड़ती। अनुच्छेद जम्मू कश्मीर का जो कबीलाई आक्रमण था उसने क्या किया, 370 को जोड़ने के लिए हमें मजबूर कर दिया। नहीं तो हम 370 को, हम जम्मू कश्मीर को वैसे ही मर्ज कर लेते जनरल की तरह। तेलंगाना में साम्यवादी आंदोलन चल रहा था, तो हमारा टारगेट था कि संघ को कमजोर ना, देखो अब तेलंगाना है, उसमें ये एक प्रांत था, इसमें आंदोलन चल रहा था, तो हमने सोचा कि यदि हम अमेरिका की तरह स्वायत्त प्रांत बना देंगे तो ये कभी भी अलग हो जाएंगे। इसलिए हमने संघीय शासन प्रणाली अपनाई, लेकिन केंद्र को ज्यादा मजबूत कर दिया कि राज्यों को तोड़ने की जिम्मेदारी केंद्र के पास है, अर्थात कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। तो इन परिस्थितियों की, आंतरिक परिस्थितियों के आधार पर भारतीय संविधान है उस पर पूरा प्रभाव पड़ा।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो स्पष्ट रूप से आपको एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना है कि भारतीय संविधान घरेलू परिस्थितियों के आधार पर डिसीजन किया गया था। ये भारतीय संविधान की आंतरिक परिस्थिति है। इसके अलावा भारतीय संविधान पर बाह्य प्रभाव पड़ा, उनको आपको देखना है कि किस संविधान से क्या क्या प्रभाव पड़ा, वो चीज और को देखनी है। देखिए ध्यान रखना, हर चीज हमने एग्जैक्ट कॉपी नहीं की। अगर आपसे पूछा जाता है कोई भारतीय संविधान ने कॉपी किया है या भारतीय संविधान नकल का संविधान है, उसकी बिल्कुल खंडन करना है और एग्जाम्पल भी देना है कि बिल्कुल कॉपी नहीं किया, वो भी देखते हैं। तो अब भारतीय संविधान पर बाह्य प्रभाव देखते हैं हम कि किस किस का प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी, मेंस के लिए। बाह्य प्रभाव पहला तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा भारतीय संविधान है वो आपको पता है भारत शासन अधिनियम 1935 का था। भारत शासन अधिनियम 1935। दो भारतीय संविधान का 2/3 भाग है वो पूरी तरह इससे प्रभावित है। जैसे हम बात कर सकते हैं तो संघात्मक और प्लस संसद, ये दोनों अपने अपनाए हैं, लिए तो अलग अलग जगह से, लेकिन दोनों को एक साथ अपनाने की प्रणाली भारतीय शासन अधिनियम से प्रभावित है। यूपीएससी की बात करें हम, वो यहीं से है। आपातकालीन प्रोविजन की अगर हम बात करें तो वो भी यहीं से है। और राज्यपाल के पद की अगर हम बात करें तो वो भी 1935 के अधिनियम से ही दिया गया है। अब मैं बाहर चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। अगर आपसे कोई बोले कि भारतीय संविधान कॉपी किया गया था, है ना, इस बात को आपको खंडन करना है। भारतीय संविधान नकल ही नहीं किया गया, क्योंकि भारतीय संविधान की बहुत बड़ी आलोचना होती है कि भारतीय संविधान में नकल किया गया था, कॉपी किया गया था। तो बोलना ये कॉपी नहीं किया गया था। कैसे नहीं किया गया, अब एक एक प्रोविजन 3-4 एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उनको आधार पर आप जस्टिफाई कर देना। पहला देख, अगर कॉपी की हम बात करें, कॉपी नहीं किया गया अगर हम बात करें तो पहले अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, हमने संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली, पेट्रेन से। यूके के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली, लेकिन इसको हमारी परिस्थितियों में डाला, हमारी परिस्थितियों में। कैसे? ऐसे कि हमने संसद को सर्वोच्चता न रख करके संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया। ध्यान रखना, हमने किसको सर्वोच्च स्वीकार किया, संविधान सर्वोच्चता को। क्योंकि हम ये बात भली बात ही जानते थे कि हमारी संसद है, उसमें जो नेता आएंगे वो आज की जनरेशन के तो सही हो सकते हैं, भविष्य की जनरेशन के ऐसे नेता आएंगे कि संसद की, अगर हमने संसद को सुपीरियर बना दिया तो अपने अकॉर्डिंग देश का संविधान ही बदल देंगे। उस इसलिए भारतीय परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, क्योंकि भारत की सोशल कल्चर का हिस्सा था कि इसमें स्वार्थपन जन्म जन्म से बैठा हुआ था। जबकि जो नैतिकता वाले प्रोविजन है, वहाँ के सांसद है, ब्रिटेन के सांसदों में नैतिकता वाले थे और वहाँ की जनता भी बहुत साक्षर और सक्षम थी। इसलिए हमने संसद को सुपीरियर नहीं बनाएगा, क्योंकि संसद को सुपीरियर बनाने का मतलब है कि जनता को सुपीरियर बनाना, और भारतीय जनता इतनी सक्षम नहीं थी कि उसको सुपीरियर बनाया जाए। जबकि ब्रिटिश की जनता सुपीरियर भी थी, सक्षम भी थी, इसलिए वहाँ सुपीरियर बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए हमारा संविधान हमारी अकॉर्डिंग द सिचुएशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरमेसी दी थी, ना कि संविधान को, मतलब संसद को सुपरमेसी नहीं दी। ठीक है ना। तो एक तो सबसे बड़ी है कि हमारे परिस्थिति कैसे कि हमने संसदीय सर्वोच्चता स्वीकार नहीं की, ध्यान रखना। इसलिए हमारी जो संसद है वो ब्रिटिश संसद से एकदम अलग है। दूसरी बात, अगर हम बात करें पीएम, हमारा पीएम राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, किसी भी हाउस से हो सकता है, जबकि ब्रिटिश का पीएम हमेशा हमेशा निचले हाउस से ही होगा, लोअर हाउस से ही होगा। इसके अलावा ब्रिटेन की जो संसद है उसमें संशोधन की शक्ति असीमित है, क्योंकि भारत में संशोधन की शक्ति क्या है, सीमित है। अर्थात आपसे कोई पूछे तो बिल्कुल सही बात है कि संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने एक्सेप्ट किया है। ब्रिटेन से हम इफेक्ट हुए, लेकिन उसकी सिचुएशन अलग थी, हमारी सिचुएशन अलग थी, और हमारी सिचुएशन के आधार पर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो फीचर्स है उनको ही बदल दिया थोड़ा बहुत। ठीक है, तो एक उदाहरण तो ये हो गया, अगर आपको खंडन करना है कि भाई हम कॉपी नहीं किए। दूसरा, अगर हम बात करें संघवाद, अगर हम संघवाद सिस्टम को बात करें, फेडरल सिस्टम को बात करें, तो कनाडा से लिया गया है, लेकिन इसको हमारी परिस्थितियों में डाला है कि हमारी परिस्थितियों में ध्यान रखना, कनाडा में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का सेपरेशन किया गया है और केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, लेकिन हमारे यहां विषम संघवाद भी पाया जाता है। सिमेट्रिकल बोलते हैं उसे, हाँ, तो सिमेट्रिकल जो फेडरलिज्म है वो पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि भारत में
केंद्र को शक्तिशाली नहीं बनाएगा, बल्कि कुछ राज्यों को स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। ये बात कनाडा में नहीं है। जैसे आप बात करें 5th शेड्यूल के अंतर्गत, 6th शेड्यूल के अंतर्गत और 371 के अंतर्गत, 370 के अंतर्गत, अब हटा दे 370, लेकिन जो स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं इसमें राज्यों को भी मजबूत किया गया है, राज्यों को भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। इसलिए भारतीय संघवाद कनाडा के संविधान संघवाद से एकदम अलग हो जाता है। ठीक है, तो बोला क्यों बनाया गया? क्योंकि ये भारतीय परिस्थिति थी कि हमारे जो राज्य है, हमारा हर राज्य इक्वल नहीं है, हमारा एक राज्य कमजोर है, तो उस कमजोर राज्य को मजबूत बनाने के लिए हमें उसको स्पेशल प्रोविजन देना ही पड़ेगा। और ये हमारी परिस्थिति, और हमने ऐसा किया भी है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात बोलूं न्यायपालिका की, तो देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका का रिव्यू, सारी चीजें हमने कहां से लिया? अमेरिका से। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या है कि न्यायिक सर्वोच्चता है, अर्थात जब भी न्यायपालिका सर्वोच्च होती है इसका मतलब विधि सर्वोच्चता है। लेकिन भारत ने बोला कि भाई विधि भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो जनता भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने विधि को सर्वोच्च बना दिया तो जनता का क्या? भाई विधि, अगर न्यायपालिका के सदस्य आपको पता है जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं किया जाता तो डेमोक्रेसी के विरुद्ध है, और उसी को अगर हमने पावरफुल बना दिया तो ये तो डेमोक्रेसी के बहुत ज्यादा विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट तो बनाएगा, लेकिन हमने संविधान को सर्वोच्च बनाया। किसको? संविधान। ये वो एग्जाम्पल है जिनके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो, फैक्ट दे सकते हो कि भारतीय संविधान कॉपी नहीं किया गया। ठीक है, तो इस चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैंने 3 एग्जाम्पल बताए, इन्हीं से आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। आप थोड़ा प्री के फैक्ट से देख लेते हैं कि कौन से प्रोविजन हमने कहां से लिए हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के प्रोविजन अगर हम बात करें तो देखो हमने जो ब्रिटेन के संविधान से जो प्रोविजन लिए गए उनको देखना है एक बार थोड़ा सा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जितने भी संसद से जुड़े हुए जितने भी विषय, अगर आपको याद ना रहा ध्यान रखना, जितने भी संसद के जुड़े हुए विषय हैं या राष्ट्र संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता, सारी संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता ज्यादातर हमने कहां से लिया? यहीं से। संसदीय शासन प्रणाली देखो, संसदीय शासन प्रणाली में जैसे एक होता है औपचारिक जो एग्जीक्यूटिव या नाम मात्र की कार्यपालिका है, तो राष्ट्रपति हमने यहीं से लिया। जैसे उनका ब्रिटेन का होता है, ब्रिटेन का जिस तरीके से सम्राट होता है, हमारा उस तरीके से राष्ट्रपति होता है। ठीक है, विधि का शासन, विधि का शासन हमने कहाँ से लिया है? वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कानून निर्माण, अभी विधि की पूरी प्रोसेस, क्योंकि संसद का काम है तो पूरी प्रोसेस किस तरीके से फॉलो होती है ये भी हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन के संविधान से। कैबिनेट का शासन हमने ब्रिटेन के संविधान से। प्रधानमंत्री का पद, पूरा संसदीय सिस्टम की जितनी विशेषताएं सारी यहीं से लिया जाता है। प्रधानमंत्री आपको पता है संसद हो गया। दूसरी बात, सरकार का संसदीय रूप तो यहीं से लिया गया। डबल हाउस सिस्टम भी यहीं से लिया गया, क्योंकि डबल हाउस सिस्टम हमने आपको पता है ब्रिटेन में है। एकल नागरिकता हमने यहीं से लिया, सिंगल सिटीजनशिप। और निम्न सदन अधिक शक्तिशाली, यानी कि आपने लोअर हाउस है उसको ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया, ब्रिटेन में इसको ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया, भारत में ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया, क्योंकि ये बिल ऑफ पीपल, जनता की इच्छाओं का प्रेजेंटेशन करता है। फिर वही ये आपको पता है मंत्रिपरिषद निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी, ये भी आपको पता है पार्लियामेंट सिस्टम का एक फीचर है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, ये भी पार्लियामेंट सिस्टम का लोअर हाउस का हो गया। और सर्वाधिक मत पाने वाले, ये भी आपको फर्स्ट फादर पोस्ट सिस्टम, ये भी हम लोकसभा में अपनाते हैं। यानी कि मेरा कहने मतलब वैसे अगर याद ना रहा हो, आप हर चीज़ को याद करने की कोशिश तो करना, लेकिन अगर याद भी ना रहे तो ध्यान रखना कि पार्लियामेंट से जुड़े हुए ज़्यादातर फीचर है वो कहाँ से हैं? हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए। ठीक है, इसके अलावा अब यूएसए के संविधान की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे, अगर बात करें हम कि न्यायपालिका से जुड़े हुए विषय है, जितने भी हमारे न्यायपालिका से जुड़े हुए विषय या हमारे प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस या प्रेसिडेंट को लेकर के ज़्यादातर जो विषय है वो हमने कहाँ से लिए? यूएसए। तो देखो लिखित संविधान तो यूएसए में है तो वहीं से हमने लिया है। प्रस्तावना है वो भी यूएसए के संविधान से हमने ली गई। फंडामेंटल राइट आपको पता है यूएसए के संविधान, फंडामेंटल राइट आते हैं किसकी तरफ? न्यायपालिका की तरफ। तो फंडामेंटल राइट भी हमने यूएसए से लिया। राष्ट्रपति की जो सुप्रीम पावर है तीनों सेनाओं का, वो भी आपको पता है यूएसए का प्रेसिडेंट शक्तिशाली है, तो अगर प्रेसिडेंट की शक्ति संबंधित कोई भी प्रोविजन हो यूएसए से ही लिया होगा, हम जानते हैं। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सदन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी चेयरमैन का पद यहीं से लिया है। राज्यों से संबंधित जो प्रोविजन है वो यहीं से लिया है। इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, फॉर प्रेसिडेंट के लिए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है, महाभियोग की प्रक्रिया होती है, यहीं से लिए। और न्यायपालिका के सारे विषय तो यहीं से लिए हमने, वो तो मैंने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट का पद, जुडिशियल रिव्यू और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रोसेस है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया। इनको जरूर एक बात थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें हैं, ये फैक्ट है, आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो मैं तो तरीका बता रहा हूँ कि याद करने का तरीका क्या है। ठीक है,
याद करने का तरीका ध्यान रखना। यूएसएसआर के संविधान मुख्य रूप से यूएसएसआर का संविधान समाजवादी है, और समाजवादी किसको फोकस करते हैं, कर्तव्य को, समाजवादी किसको फोकस करते हैं, सामाजिक न्याय को, आर्थिक न्याय को। तो ये जो आदर्श है, मूल कर्तव्य प्रस्तावना के आदर्श, प्रेमबल के जो आदर्श है, वैल्यूज है, वो हमने कहाँ से लिया, यूएसएसआर के संविधान से। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान से हमने कनकरेंट लिस्ट लिया है, कनकरेंट लिस्ट है जो वो ध्यान रखना, प्रस्तावना अपनाना चाहिए, प्रोविजन होना चाहिए। एज जो प्रोविजन लिया है हमने यूएसए के संविधान से, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है, जो स्टार्टिंग लैंग्वेज है, वो भारतीय संविधान ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अर्जित की गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का संविधान खुद कहता है कि हम ऑस्ट्रेलिया के लोग, इसी प्रकार से हम कहते हैं हम भारत के लोग। हमारी प्रस्तावना का जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग है हम भारत के लोग, इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का संविधान की जो पहली लैंग्वेज है, पहला स्टार्टिंग है, वो हाँ कहती है हम ऑस्ट्रेलिया के लोग। ठीक है। जापान के संविधान से ध्यान रखना, विधि द्वारा स्थापित, ध्यान रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर बाय लॉ, है ना। तो ये हमने ली गई है कहां से, और ड्यू प्रोसीजर, ये तो एक तो होते प्रोसीजर और ड्यू प्रोसीजर। क्या किया, तो जो प्रोसीजर इसको बोलते हैं एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, है ना। तो ये विधि की स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये तो लिया गया है हमने जापान के संविधान से। और प्रोसीजर एक होते हैं ड्यू प्रोसीजर बाय लॉ, ये लिया गया है हमने। ड्यू प्रोसीजर है, ये तो ली गई है हमने, जिसे बोलते हैं सम्यक प्रक्रिया, ये लिया हमने यूएसए के संविधान से। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये लिया गया है हमने यूएसए जापान के संविधान से। ठीक है। इसके अलावा जो इमरजेंसी के अंतर्गत जो हम सस्पेंड करते हैं, इमरजेंसी के अंतर्गत जो हम मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करते हैं, वो प्रोविजन हमने जर्मनी के गणराज्य जर्मनी का जो संविधान उससे लिया गया। और आपको पता है जो संघीय शासन प्रणाली है वो हमने कनाडा से ली गई है। इसलिए देखो, केंद्र का शक्तिशाली होना ये कनाडा के संविधान से है, केंद्र राज्यों के बीच में डिवीजन ऑफ पावर होना ये भी कनाडा के संविधान से है। और जो अदर लिस्ट है, जैसे हम अफसर सूची बोलते हैं, ये किस में निहित है, ये केंद्र में निहित है, ये हमने कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से। डीपीएसपी का जो प्रोविजन है, डीपीएसपी, वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, और बोला आयरलैंड ने ये चीज़ें स्पेन के संविधान से ऑक्यूपाई की थी। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, वो हमने कहाँ से लिए, वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रांस के संविधान से क्या लिया है, तो ध्यान, और एक चीज़ और है, जो नॉमिनेट करते हैं हम राज्यसभा के 12 मेंबर को, वो भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। फ्रांस के संविधान से हमने रिपब्लिक सिस्टम लिया है, रिपब्लिक जो सिस्टम है हमारा वो। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है वो। तो ये आपको ध्यान रखना, ये फैक्ट और फिगर आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इनसे भी सवाल आते हैं। ठीक है। अगला प्रोविजन हम पहुंचते हैं कि हमारे संविधान की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, उसको देखते हैं, संविधान की विशेषताएं। हेलो, यस सर, हाँ सर, हम्म हम्म जाओ इसी में, हाँ हाँ, मुझे ये बताओ इसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है। हम्म इन एंड तो 70 पहुंच जाता है, 70 तक। गवर्नमेंट है सेंट्रल, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो डाक विभाग है उसमें। क्या सिटी, तो यार मैं अभी तो करंटली, अभी तो हम ट्रेनिंग में हो, तो अम्बाला हूँ। बाकी हमारा सब कुछ दिल्ली में ही है। तो बिलो 10 लाख नहीं, इसी से चल रहा है थोड़ा बहुत। हाँ वही चलते हैं, और टाइम टू टाइम हो रहे हैं वो तो।
हम्म। हम्म। तो 1% है। हम्म। एक में तो 8, 10 है एक में शायद। 10 है एक में, 10। एक में 10, एक में 12 है। हम्म। हम्म। उसमें टॉपअप हो सकता है क्या कुछ? उसको हो गए होंगे लगभग 1.5 साल से, 18 महीने से, 18, 23, 23 हो गई उसमें शायद मेरी। 23 में। हम्म। उसमें हो जाए तो बढ़िया रहे, अप डाउन उसमें हो जाए तो। हाँ। 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 हम्म। तो उसमें ज़्यादा है, इसमें करो करो तो। हाँ तो इसमें ही कर दो ना। उसको 11,000 है लगभग। 3, 3, 3,000, 3,000 है उसमें। ये अमाउंट तो देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट नहीं है। 23। नहीं नहीं, इतना नहीं था, वो कम ही था वो तो अमाउंट, ये वाला तो। मुझे एक चाहिए। बस बस। बचा हुआ अमाउंट मतलब? तो फिर मेरे पास कितने आएंगे? हाँ। अरे ज़्यादा बचा हुआ है इसमें शायद यार। हम्म। तो इसको क्लोज करवाने से अच्छा एक ही हो जाएगा फिर, वो तो उससे फ़ायदा होगा कुछ? लेकिन वो है ना कि इसकी एक एक 1% एक्सटेंड हो गया आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी ध्यान रखना। उस इसमें इंक्रीज होगी, उसमें बिलो होगी। हाँ। तो ऊपर वाले को कम कर दो ना, 11 कर दो, उसमें मेरा फ़ायदा हो जाएगा। हाँ। हाँ तो उसके बाद नई हो जाएंगी ये, नई हो जाएंगी उसके बाद। हम्म। ये तो मुझे देख के बताना पड़ेगा, देखो। अरे मोबाइल क्या है कि इसमें जो आपकी सिम पे कॉल चल रहा है ना, इस पे वो नेट नहीं चलता फिर मेरे मोबाइल में। वो कहाँ आएंगे? तो 1 मिनट आप बस 5 मिनट में कॉल बैक कर सकते हो क्या? हम्म। हम्म। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, जब मैं 1,40 या ये 5 लाख है, इसमें ये अमाउंट ज़्यादा क्यों बता रहा है? डिसबर्स अमाउंट इसमें 1,55 बता रहा है, ये क्यों बता रहा है भाई?
डिसबर्स बताया हुआ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ। मैं एक दिन इसी में वो था सरप्राइज की डिसबर्स अमाउंट तो इतना हुआ ही नहीं है, शो क्यों कर रहा है। तो मेरा जो ऐप के थ्रू देख रहा हूँ मैं, उसमें 1.55 दिखा रहा है डिसबर्स अमाउंट। हम्म। हाँ हाँ, तो वो मेरे एक्चुअली, वो तो एक्चुअली मेरे में रिसीव हुए हैं बिल्कुल। तो इसमें मुझे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे क्या। तो वो पहले लगे हुई चीज़ें, तो उसमें क्या दोबारा वो रिपीट किया जाए। ओके। हाँ। हम्म। तो उसके अलावा। हाँ हाँ, निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करके ही बता पाऊंगा यार, अभी तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, देखो। हम्म। 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 इसका हो गया 35 हुए शायद। 11:30। साढ़े 11। हम्म। हम्म। ठीक है, तो एक बार ना आपको आपके वहाँ तो डिटेल होगी ना ये तो, कि कितना मेरा रिमेनिंग रहे। ठीक है, तो उनको भेज के फिर बताना। हम्म। यार एक चीज़, और अगर न्यू हो तो क्योंकि न्यू हो तो कैसा रहेगा, क्योंकि आप 1.5 काट रहे हैं, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भेजना, एक तो आप भेजना उसको, टाइमिंग लगाना उसके आफ्टरनून में। हाँ, उससे डिस्कशन कर लूँगा और मैं। तो नहीं, आज ही मतलब आप आफ्टरनून में बोल देना। हाँ, 2 ढाई बजे, 2:30 बजे के समथिंग। तो अभी मेरी लोकेशन तो ले लो आप, अभी मैं वहाँ नहीं हूँ, अभी जाओ, अभी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है आपको पता है मेरी। वहाँ का नहीं है, मैं अभी एग्जैक्ट वहाँ नहीं हूँ, मेन बात तो यही है ना। मेरा अभी पिन कोड है 133 001। मैं हरियाणा में हूँ इस टाइम, महाराष्ट्र में नहीं हूँ। नहीं, वहीं मेरी अभी ट्रेनिंग है, तो मुझे इधर उधर भेजते रहते हैं। यहीं हूँ मैं 3 महीने। हम्म। नहीं, ऑफिस का है। हम्म। हम्म। हाँ, वो तो देखते हैं, वो तो हो पाएगा नहीं, एग्जैक्टली तो वही एग्जाम रखना अपने, एग्जैक्ट यहाँ भेज नहीं सकते हो तो भेजा दो। ठीक है, चलो। ठीक, चलो ठीक। हाँ हाँ, माना।
ठीक है, उसको बता दूंगा मैं। तो स्वतंत्र और संप्रभु का मतलब यही है। पहली विशेषता है संप्रभु, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, अर्थात भारत आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्ण से स्वतंत्र है। वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। ठीक है। गणराज्य का मतलब आपको पता है। गणराज्य का अगर बात करें, गणराज्य का मतलब यह है कि भारत का जो सर्वोच्च पद है, और सर्वोच्च पद आपको पता है इस टाइम क्या है, प्रेसिडेंट। तो भारत का जो सर्वोच्च पद है, वो सर्वोच्च पद कोई भी व्यक्ति जो उसके लिए एलिजिबल है वो उस तक पहुंच सकता है। यानी कि एक सामान्य व्यक्ति की भारत का सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है, अर्थात सर्वोच्च पद भारत का वंशानुगत नहीं होगा। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह कि भारत सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, कोई विशेष धर्म नहीं होगा। और इसका प्रोविजन प्रस्तावना में शब्द बाद में जोड़ा गया, लेकिन ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, सेकुलरिज्म तो इंडिया जब से इंप्लीमेंट हुआ है तब से ही था। वो 1976 में जाके सेकुलरिज्म नहीं बना, सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ा गया था, अदरवाइज भारत पहले से ही धर्मनिरपेक्ष था। इसके अलावा आता है गणराज्य। लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब है आपको जनता द्वारा निर्वाचित, ये नॉर्मल परिभाषा है इसको। और कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय, ये भारतीय संविधान की एक बहुत ही वो है। कठोरता मतलब रिजिडिटी, और ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, इस अगर किसी संविधान को कठोर या लचीला कहना है तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कैसी है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनका संशोधन बहुत कठोर तरीके से होता है। और कठोर तरीका मतलब क्या है कि उसमें संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की भी सहमति लेनी पड़ती है। और ऐसा भी प्रोविजन हमारे संविधान में किया गया है। कठोर बनाना, देखो संविधान कठोर होना इसलिए जरूरी भी है क्योंकि संविधान में कोई भी सरकार बदलाव ना कर सके आसानी से अपने अकॉर्डिंग। और संविधान लचीला भी जरूरी है क्योंकि संविधान समय के साथ साथ प्रासंगिक हो सकता है, जीवित हो सकता है, जीवंत हो सकता है। इसलिए भारतीय संविधान बनाया गया है, इसलिए भारतीय संविधान दोनों चीजें शामिल की गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान में आपको पता है, ये देख लेना, इनको हम संविधान संशोधन भी पढ़ेंगे, उसमें भी एक एक चीज को अच्छे से बताएंगे। अभी जस्ट हम संशोधन की मतलब भारतीय संविधान की जो विशेषता है उनको डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है कि इसमें जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है वो लोअर हाउस के प्रति कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ध्यान रखना। और ये चीज तो मैंने अभी बताई, भारतीय संसद संप्रभुता नहीं है, जबकि ब्रिटेन में संसद सुपीरियर है और अमेरिका में जुडिशरी सुपीरियर है। भारत ने इन दोनों में संतुलन बनाते हुए संविधान को सुपीरियर बनाया। तो भारतीय संविधान की सबसे अहम विशेषता है कि भारत में संविधान ही सुपीरियर है। दूसरी बात, एक विशेषता है संघीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान की सबसे खास विशेषता है कि भारत में एक संघीय शासन प्रणाली है। संघीय शासन प्रणाली, जब भी कोई शब्द आए तो उसकी पहली विशेषता, पहला फीचर ही होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट और विभाजन। ठीक है, लेकिन भारतीय संघीय विशेषता है उसका झुकाव संघ की ओर ज्यादा है। ये एक फीचर्स बता रहे हैं, बाकी हम डिटेल से हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके अलावा भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, यानी कि मताधिकार में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया, सिर्फ एक ही योग्यता रखी है, एज। अगर कोई व्यक्ति जैसे ही 18 साल का होगा वह वोटिंग करने का पूरा अधिकारी होगा। और जब वोटिंग करने का पूर्ण अधिकारी होगा तो उसका मतलब यह है कि शासन प्रणाली में उसकी पूर्ण भागीदारी है। पहले प्रोविजन 61 ईयर का था, बाद में 21 ईयर का था पहले प्रोविजन, 21 ईयर थी इसमें, बाद में 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको घटा करके 18 ईयर कर दी गई थी। ध्यान, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी। आपको पता है भारतीय संविधान सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, तो ये दोनों उसमें काम करते हैं। डीपीएसपी भारतीय संविधान में है। इसके अलावा भारतीय संविधान में समानता पर बल दिया गया है। भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि भारतीय संविधान वेलफेयर है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका भी अपनाई है, एकल न्यायपालिका। ये भारतीय संविधान की मेन फीचर्स है। इन चीजों को आपको एक बार जरूर ध्यान रखना है। तो यहां से चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अब इसमें ये जो फीचर्स है, अब आती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे बात। इसको लेकर के भी सवाल आता है, इसको देखते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना, संविधान प्रस्तावना अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की संविधान से प्रभावित है। कैसे? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। और संविधान की प्रस्तावना के बारे में कई चीज बोली भी जाती है। कार्ल फ्रेडरिक ने एक बात बोली है कि संविधान की प्रस्तावना जनता की शक्ति को प्रकट करती है, जनता की शक्ति को। और कैसे? क्योंकि
संविधान की प्रस्तावना जो है स्टार्टिंग है वो है हम भारत के लोग, अर्थात पूरी भारत की जनता के द्वारा संविधान को बनाया गया है और संविधान के अंतर्गत जो उद्देश्य है, जो विचारधारा है, उनको प्राप्त करने में सभी की भागीदारी रहेगी। ठीक है ना। इसके अलावा नेहरू जी ने एक बात बोली कि संविधान सभा में प्रस्तावना और कुछ नहीं, संविधान में प्रस्तावना और कुछ नहीं बल्कि दो महान क्रांति के दो महान आदर्श। अब दो महान क्रांति कौन कौन से देख लेना। नेहरू जी का स्टेटमेंट क्या है? दो महान क्रांतियों के महान आदर्श। अब महान क्रांति क्या है? एक तो है फ्रांसीसी क्रांति, आपको पता है फ्रांसीसी रेवोल्यूशन। और फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श क्या थे? स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुत्व। तो आपको पता है भारतीय प्रस्तावना में मूल्य जोड़े गए नहीं जोड़े गए? स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, बंधुता है। और अगर हम रशियन क्रांति की बात करें, अगर हम रूसी क्रांति की अगर हम बात करें तो रूसी क्रांति में आपको पता है क्या था? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और ये भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़े हुए, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना दो महान क्रांतियों के दो महान आदर्शों को भी समावेश किया गया है, ये बात बोला गया है। अब अगर प्रस्तावना को पूरी तरह लिखना हो तो प्रस्तावना को पूरी फॉर्मेटिंग करना होगा, क्या क्या प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना किन किन चीजों को बताती है? प्रस्तावना एक बताती है शक्ति की स्रोत, यानी कि भारत में शक्ति का स्रोत कौन है, ये प्रस्तावना बताती है। और भारत में शक्ति का स्रोत प्रस्ताव कौन है? जनता। ये प्रस्तावना ने बताया है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना ने स्पष्ट रूप से बोला है कि अंतिम शक्ति है वो जनता में ही निहित है। क्योंकि प्रस्तावना की जो स्टार्टिंग है, लैंग्वेज है, वो क्या है? हम भारत के लोगों से है। यानी कि जो प्रस्तावना है उसको 3-4 चीज़ों में बताया गया है कि प्रस्तावना एक तो शक्ति का स्रोत है। और शक्ति का स्रोत कैसे? क्योंकि जनता है वो उस समस्त जनता की स्टार्टिंग से इसमें की गया, जनता बोला गया कि जनता में ही शक्ति निहित है। क्योंकि 18 ईयर का अधिक व्यक्ति, पूरा जो मतदाता है उसमें ही जनता की शक्ति निहित है, उसमें ही संविधान की शक्ति निहित है। क्योंकि उसी के लिए ही संविधान बनाया गया और उसी के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया। दूसरा प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो उसमें आदर्शों को जोड़ा गया है। आदर्श कौन कौन से हमारे प्रस्तावना में? तो आपको पता है कि न्याय में एक होता है सामाजिक न्याय, ये प्रस्तावना जोड़ा गया है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का मतलब है एक व्यक्ति एक वोटिंग, यानी कि वोटिंग देने का अधिकार राजनीतिक न्याय में आता है। हर व्यक्ति को वोट दिया जाए, वोट देने का अधिकार हो, साथ ही शासन प्रणाली में भाग लेने की पूरी स्वतंत्रता। ठीक है। अगर हम आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से हो कि समाज के सभी वर्गों की उसमें भागीदारी हो सके। और सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज के वंचित और पीड़ित वर्गों के लिए, अर्थात समाज की वस्तुएं हैं, उन समाज की वस्तुओं का उचित वितरण। कैसे वितरण हो? उचित वितरण। ठीक है। तो ये आदर्श है हमारे संविधान में। एक तो न्याय हो गया। दूसरी बात ये लिखा हुआ है मैंने कि अगर सामाजिक न्याय की बात करूँ तो सामाजिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। अगर आर्थिक न्याय का बात करें हम तो गरीबों का सशक्तिकरण। अगर राजनीतिक न्याय की हम बात करें तो समान मताधिकार, यानी हर व्यक्ति को वोटिंग देने का राइट। अगर स्वतंत्रता की हम बात करें तो पूछा जाता है कई बार कि भारतीय, ये क्वेश्चन प्री में पूछा गया है कि भारत में संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय है, भारतीय संविधान में कौन कौन सी स्वतंत्रता है, ये प्रस्तावना में जोड़ा गया है। प्रस्तावना में कौन कौन सी स्वतंत्रता है, ये इसका भी सवाल पूछा जाता है। एक तो विचार की, एक अभिव्यक्ति की, एक विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ध्यान रखना ये 5 शब्द है, इनको ध्यान रखना। तो विचार यानी कोई व्यक्ति अपने विचारों को बोल सकता है, उसके व्यक्ति भी कर सकता है, किसी भी धर्म में अपना विश्वास रख सकता है, मान सकता है। और इन सारा प्रोविजन भारतीय संविधान में किया गया है। आपको पता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक संविधान की प्रस्तावना है। इनको सबको डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसके अलावा समानता में 4 शब्द ध्यान रखना। समानता कितनी है? समानता 4 है। सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता आपको पता आर्टिकल 46 से है। राजनीतिक समानता की अगर मैं बात करूं तो वन व्यक्ति 1 वोट, भाई अमीर हो चाहे गरीब हो, एक व्यक्ति, चाहे अंबानी को भी 1 वोट है तो गरीब व्यक्ति को भी 1 ही वोट है, अधिकार। आर्थिक की बात करूं तो हमारा DPS में। सामाजिक न्याय बात करूं तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। तो ये सारे प्रोविजन ध्यान रखना। प्रस्तावना कुछ नहीं होती। देखो प्रस्तावना सिर्फ एक आईना है। आईना का मतलब है कि हमारा संविधान कैसा होगा उसकी पूरा इंट्रोडक्शन देती है प्रस्तावना। और ध्यान रखना इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए ही संविधान में ये अंदर जो प्रोविजन किए गए हुए हैं। इसलिए आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ने खुद तो बोला कि प्रस्तावना का खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम संविधान के आंतरिक प्रोविजनों को डिसाइड करते टाइम हम प्रस्तावना को जरूर ध्यान रखें। और एक है बंधुता। देखो बंधुता एक तरह से भावना है
और भावना का मतलब है कि एक व्यक्ति दूसरे को अपने जैसा माने, उसके साथ बढ़िया एकता रखे। तो बंधुता क्यों अपनाई गई थी? क्योंकि एक तो राष्ट्रीय एकता के लिए, ताकि लोगों में लड़ाई दंगा ना हो। दूसरे व्यक्ति की गरिमा के लिए कि हर व्यक्ति समान है, इक्वल है, हर व्यक्ति अपने आप को समान माने, इक्वल माने, और समाज की जो वंचित वर्ग है, अस्पृश्य वर्ग है, उसके साथ भी अपने आप को जोड़ें और उसको अस्पृश्य ना करें, उसके साथ दलितों के जैसा व्यवहार नहीं करें। तो इस चीज़ को, उसके जीवन को गरिमापूर्ण बनाए, ये काम भी ये करते हैं। तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। और आपको पता है बंधुता की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस समय बहुत दिक्कत आ रही। एक तो राष्ट्र निर्माण की समस्या आ रही थी। आपको पता है राष्ट्र निर्माण की समस्या क्यों आ रही थी? क्योंकि बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रहे थे। इधर मुस्लिम लीग का आंदोलन चल रहा था, इधर विभाजन की प्रवृत्तियाँ चल रही थी, इस तरीके से इधर दंगे हो रहे थे। तो इसमें कमी क्या थी भाई? दंगे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों में भाईचारा नहीं था, लोग छोटी मोटी बातों पर भड़क गए थे। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने आदर्श रखा कि प्रस्तावना में बंधुता को शामिल किया जाए, ताकि लोग इसको आगे से स्वीकार करें, लोग इसको माने, और हमारे संविधान में जो शासन संचालन वाले लोग हैं उस प्रस्तावना को भी जरूर ध्यान रखें। ठीक है ना? इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। आपको पता है एक अगला है सामुदायिक सद्भावना के लिए। और जम्मू कश्मीर में भी आपको पता है जनजातियाँ थी, और जनजातियाँ हैं, उन पर उनका जनजातियाँ जैसे कबीलाई जनजातियाँ, उनका आक्रमण था। तो उस प्रकार की घटनाएं दोबारा से ना हो, हिंसक घटनाएं ना हो, सभी सद्भावना के साथ रहें, इस पर काम भी करना था। तो हमारा संविधान में एक तो क्या चीज़ दिखाती है प्रस्तावना? एक तो शक्ति का स्रोत, दूसरा आदर्श, और तीसरा है सरकार की प्रणाली। तो सरकार की प्रणाली हमारे संविधान में क्या है आपको पता है? एक तो संप्रभु है हम, यानी कि हम आन स्वायत्त है, हम अपने हिसाब से नीतियों को लागू कर सकते हैं। दूसरी बात हम लोकतांत्रिक हैं, ये बताता है आपको पता है। तीसरी बात हम गणराज्य भी हैं। चौथी बात हम समाजवादी भी हैं, और पंथनिरपेक्ष। ये हमारी शासन की प्रणाली है। तो संविधान प्रस्तावना हमें शासन की प्रणाली भी बताता है। और प्रस्तावना एक चीज़ बताता है, तिथि, संविधान लागू होने और संविधान को एक्सेप्ट करने की जो तिथि है उसको भी बताता है। जो आपको पता है 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया था, उसको भी प्रस्तावना के द्वारा बताया जाता है। लेकिन सवाल एक हमेशा ये उठ के आता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो इसको लेकर के बहुत सारे कोर्ट केस भी आए थे। लेकिन एक केस आया था बेरुवारी मामला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और जबकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होगा तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसद को जो शक्ति प्राप्त है वो केवल और केवल संविधान के अंतर्गत जो भाग है उन्हीं में है। और चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अर्थात प्रस्तावना को हम जब संविधान के किसी भाग में कोई अस्पष्टता रहती है तो हम प्रस्तावना का प्रयोग करेंगे कि क्या उस संविधान के भाग में प्रस्तावना के आदर्शों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। अगर प्रस्तावना के संशोधन की बात करें तो ये दोनों जजमेंट है। आपको पता है कि जो केशवानंद भारती जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला, केशवानंद भारती जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि प्रस्तावना कैसी है? संशोधनीय है। अर्थात प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन संशोधन किससे होंगे? विशेष बहुमत से। ये चीज़ ध्यान रखना, किससे होंगे? विशेष बहुमत से। और विशेष बहुमत आपको पता है 2/3 प्लस बहुमत, यानी कि उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 और टोटल सदस्य संख्या का बहुमत। तो ये प्रस्तावना है, इसमें संशोधन किए सकते हैं। इसके बाद आपको पता है प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। अभी तक प्रस्तावना में एक ही संशोधन किया गया है, वो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। एक था सेकुलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता, एक था समाजवाद, और एक था अखंडता। इन शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है ना। अब प्रस्तावना के बारे में अलग अलग कोटेशन आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बोली गई है इनके बारे में, तो इनको भी एक बार हम देख लेते हैं। ध्यान रखना, संविधान की आत्मा, ये कई बार स्टेटमेंट पूछ लेता है। संविधान की आत्मा, संविधान का जो पूरा संविधान है इसकी सॉइल है, यानी कि ये आत्मा है संविधान। पूरा संविधान इसी के ऊपर डिपेंड है। पूरे संविधान में इसी की चीज़ों की व्याख्या की गई है, और पूरा संविधान का बेस ही प्रस्तावना है। और ये बात ठाकुर दास भार्गव ने बोली, जो संविधान सभा के सदस्य भी थे। इन्होंने बोला कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, जबकि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोला था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ये ध्यान रखना। तो ये बात सही है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा भी है, बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि प्रस्तावना के जो उद्देश्य है उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संविधान के सारे भागों का निर्माण किया गया। तीसरा, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, और ये बात सही है। संविधान की जन्म कुंडली कैसे? KM मुंशी ने बोला कैसे? क्योंकि प्रस्तावना के जो आदर्श है, जैसे लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के लिए ही आपको पता है क्या बनी है? संसद बनी है।
लोकतंत्र के लिए ही न्यायपालिका बनी है, लोकतंत्र के लिए ही प्रेसिडेंट बना है। तो ये सारी चीज़ें आई है, इसी से तो आई है, ये प्रस्तावना की जन्म कुंडली से। तो इसलिए प्रस्तावना सारी संस्थाओं का गठन करती है, यानी प्रस्तावना के जो आदर्श हैं उन्हीं आदर्शों की प्राप्ति के लिए ही तो लोकतंत्र ये संस्थाओं का गठन किया गया। तो इसलिए प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। संविधान का उद्देश्य ही प्रस्तावना की प्राप्ति के लिए हुआ है, यानी प्रस्तावना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही संविधान के इतने भावों का निर्माण किया है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक संविधान सभा बहुत बड़ा डिस्प्यूट था कई शब्दों को जोड़ने पर, समाजवादी शब्द को जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए, और पंथ निरपेक्षता को जोड़ा नहीं जाए या नहीं जाए। इसलिए ध्यान रखना, ये शब्द मूल संविधान में नहीं जोड़े गए थे, बाद में जोड़ा गया था, क्योंकि इनमें डिस्प्यूट इसलिए था कि भाई पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने की जरूरत क्या है जब पहले से ही हमने फंडामेंटल राइट्स में धार्मिक स्वतंत्रता कर रखी है। भारत एक आध्यात्मिक राज्य है, तो वहाँ पंथ निरपेक्षता जोड़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो जो चीज़ पहले से प्रोविजन है तो फिर उसको जोड़ने की जरूरत क्या है, इसलिए पंथ निरपेक्षता शब्द को मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया। एक शब्द पर डिस्प्यूट था, समाजवाद। अब समाजवाद शब्द को जोड़ना एक मतलब अलग चीज़। समाजवाद अगर आपने जोड़ लिया इसका मतलब आप प्राइवेटाइजेशन नहीं अपना सकते, यानी निजीकरण को नहीं अपनाएंगे, जबकि आपको पता है कि आर्थिक विकास करना है तो आपको प्राइवेटाइजेशन अपनाना पड़ता है। तो जब हमने समाजवाद की यानी सामाजिक न्याय के प्रोविजन किए हैं तो पहली बात तो समाजवाद शब्द को जोड़ने की जरूरत क्या, और दूसरी बात आपको पता है मार्केट इकोनॉमी भी देश के डेवलपमेंट में जरूरी है, तो समाजवाद को क्यों अपनाएं। और तीसरी बात यह है कि हम एक ही विचारधारा से प्रभावित नहीं थे, तो फिर समाजवाद शब्द जोड़ने की जरूरत क्या। ये चीज़ एक तो ये थी। तो इसको इन 2-3 शब्दों को लेकर के भी सवाल चलता रहता है। अब एक सवाल आपको जब इस बार यूपीएससी मेंस में पहला क्वेश्चन यही था, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा विस्तार से एक बार समझ लेना कि ये है क्या। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि संवैधानिक नैतिकता क्या है, तो संवैधानिक नैतिकता कुछ नहीं, संविधान की जो आदर्श है, जो मूल्य है, उन्हीं को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी बोलते हैं। जैसे स्वतंत्रता, जैसे समानता, और जैसे न्याय। और ध्यान रखना, इस बार क्वेश्चन ये था कि संवैधानिक नैतिकताओं को बनाए रखने के लिए संविधान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विभिन्न डिसीजनों को एग्जाम्पल सहित समझाइए। ध्यान रखना, अब संवैधानिक नैतिकता यह है और इनको बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2-4 जजमेंट है, वो आप बता देना, हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बता देना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए सबरीवाला जो मंदिर है उसमें भी केस में डिसीजन दिया, 3 तलाक को रद्द किया। 3 तलाक को क्यों रद्द किया, क्योंकि महिलाओं के साथ समानता स्थापित करने में 3 तलाक सामाजिक नैतिकता है, उसको खंडित किया और सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता को वरीयता दी। ठीक है। इसी प्रकार आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार है, वो भी संवैधानिक नैतिकता की बात करता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इन 3 शब्दों से जुड़े हुए उनको एग्जाम्पल के रूप में लिख दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, इन्हें बोलते हैं संवैधानिक नैतिकता। यानी कि जितने भी संविधान प्रस्तावना हमारे प्रेम्बल में जितने भी हमारे आइडियल है, जितनी भी हमारी आइडिया है, वैल्यूज है, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और अगर सोशल मॉरलिटी अगर ये दोनों टकराती है, इन दोनों में अगर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो ऐसी स्थिति में हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को वरीयता देंगे। इसलिए सबरीमाला मंदिर का इशू हो, उसमें आपको पता है सोशल मॉरलिटी टकराई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को ही वरीयता दी। ठीक है। इसी प्रकार 3 तलाक का जो मुद्दा जो मुस्लिम महिलाओं के लिए था, उसमें मुस्लिम समाज की जो सोशल जो मॉरलिटी थी वो टकरा रही थी, लेकिन उसमें चूंकि महिलाओं की गरिमा का हनन हो रहा था, इसलिए 3 तलाक के प्रोविजन को भी समाप्त करके महिलाओं की गरिमा को बनाए रखा गया। ये भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता के प्रमुख उदाहरण है। अब ध्यान रखना, इतना सा आपके यहाँ शब्द लिखा हुआ है, अब इसको लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन पूछिए। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, यही आपको अच्छी चीज़ें याद करवाएगा। इन 3 शब्दों को लेकर के जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं उनका एग्जाम्पल लिख लेना, यही संवैधानिक नैतिकता के एग्जाम्पल है। ठीक है। तो अब संविधान, कई बार हमारे संविधान जो प्रस्तावना है उसकी आलोचना होती है कि प्रस्तावना में जो आप बोल रहे हो कि जनमत संग्रह नहीं कराया गया था, आप बोल रहे हो कि जनता अंतिम अथॉरिटी है। अरे अंतिम अथॉरिटी है तो इसका मतलब उसमें जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि आपको पता है 26 जनवरी 1950 की भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो जनमत संग्रह कराएं, और साथ ही जनता भी इतना सक्षम नहीं थी कि वो संविधान जैसी चीज़ को समझे, इसलिए हमने जनमत संग्रह नहीं करवाया। तो यही चीज़ है संविधान के आदर्शों के बारे में और संविधान नैतिकता के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट दिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने मनोज निरुला मामले में बोला है कि जो संसद में ये अपराधी जा रहे हैं, ये भी संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। ध्यान रखना, संविधान में
जो हमारा आपको पता है पार्लियामेंट में, अगर इस पे क्वेश्चन आपको लिखना है कि पार्लियामेंट में राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा है, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो संसद में यानी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद का जो अपराधीकरण हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का एकदम वायलेशन है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल ही आपको एग्जाम्पल में वहाँ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीवाला मामले में बोला कि संवैधानिक नैतिकता सामाजिक नैतिकता से अधिक है। ये एग्जाम्पल है, ये फैक्ट मैंने लिखे हैं, थोड़ा सा इनको फैक्टों को आप देख लेने एक बार। अब एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा लास्ट में, इसमें इसको ध्यान रखना क्योंकि प्रस्तावना को लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंट आए और आपको पता है यूपीएससी प्रस्तावना को लेकर के प्री हो चाहे मेंस हो क्वेश्चन पूछने से नहीं चूकती, इसलिए इनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं जजमेंट समय। देखो बेरुवारी संघ का जो मामला है उसमें मैंने आपको बताया था, बेरुवारी संघ का मामला 1960 में है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि प्रस्तावना है वो सिर्फ केवल और केवल संविधान को समझने की कुंजी है, लेकिन वो क्या नहीं है, पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और पार्ट नहीं है इसलिए इसमें क्या नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो सकती। एक बात याद रखना, बेरुवारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बोली थी। इसके बाद गोलकनाथ बाद आया और गोलकनाथ में बाद में बोला उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान क्लियर नहीं होगा वहां अर्थ स्पष्ट करने के लिए केवल अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम प्रीएम्बल का साथ लेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं, अभी तक नहीं माना उसने, लेकिन अगर कोई अंदर संविधान के किसी पार्ट को अगर कोई व्याख्या नहीं हो रही तो हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। केशवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला कि प्रस्तावना इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए संसद कैन अमेंड द प्रीएम्बल, यानी संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये केशवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रघुनाथ राव बाद में एक बात बोली, ये चीज़ ध्यान रखिए कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत तो नहीं है। ये यूपीएससी सवाल पूछ रहा है, स्टेटमेंट भी आता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको लिखना कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है और विधि की शक्ति का स्रोत निर्दिष्ट, यानी कि जो संसद की विधि की शक्ति है उसको भी ज़्यादातर ये प्रतिबंधित नहीं कर सकता, यानी कि संसद की जो विधि शक्ति है उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकता। यथार्थ प्रस्तावना संसद के लिए बाइंडिंग नहीं है, ठीक है ना, लेकिन संसद इसके जो अर्थ है यानी संविधान के जो भी अगर कोई शब्द जिसके डबल मीनिंग लेकर रहे हो जो क्लियर नहीं है उसको डिफाइन करने के लिए प्रीएम्बल का सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद एसआर जो बॉम्बई वाद है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बोला कि खुद बोला, दोबारा रिपीटेशन किया कि प्रस्तावना इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें उसने बोला कि संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, और ये जो प्रस्तावना की जो पार्ट है जो शब्द लिखे हुए हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। किसका? बेसिक स्ट्रक्चर का, अर्थात प्रस्तावना की जो शब्द है अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, इनको अब चाह करके भी संसद संशोधित नहीं कर सकती। ठीक है ना। इसके अलावा LIC ऑफ इंडिया केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुनः बोला कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। अर्थात वर्तमान में कंक्लूजन इस बात पे निकलता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना खुद शक्ति पे सीमित नहीं करता, बल्कि ना ही विधानमंडल या संसद को सीमित करता है, बल्कि और ना ही ये बाध्यकारी है, परंतु इस अकेले ऐसा कोई महत्व नहीं है, ये किसी अन्य पार्ट के साथ ये जुड़कर उसकी अच्छी व्याख्या कर सकता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय से जुड़े हुए अनुच्छेद बताओ, तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 46 ये भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय, और अनुच्छेद 39 और 39B और C ये भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं। अगर बोले राजनीतिक न्याय तो अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 39 ये न्याय की बात करते हैं, और अगर बोले और अनुच्छेद 41 ये राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, आपको डिफाइन किया गया है शब्दों को, एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना है कि कौन सा अनुच्छेद किस किस चीज़ की स्थापना करना है, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं प्री हो या मेंस, इसलिए आपको जरूर फोकस करना है, समझना है और अच्छे से चीज़ों की व्याख्या करनी है। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। इसी के साथ बहुत बड़ा वीडियो होगा, इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।